नेक्स्ट आपका है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज इज कंसीडर्ड द सेफेस्ट काइंड ऑफ मॉर्गेज। इसमें क्या होता है, अदला बदली होती है ना। हम लोग बचपन में किया करते थे ना, मैं तेरा ये सामान ले रहा हूं, तू बदले में मुझसे ये ले रहा है, जब तू मुझे मेरा सामान लौटाएगा तो मैं भी तेरा सामान तुझे लौटा दूंगा, जस्ट लाइक दैट। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मॉर्गेजर मॉर्गेजी को अपनी प्रॉपर्टी देता है और उससे लोन लेता है, लोन का अमाउंट लेता है कुछ समय के लिए, ठीक है। मॉर्गेजर मॉर्गेजी को अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा है, मॉर्गेज कर रहा है और बदले में लोन ले रहा है। जब वो लोन की रीपेमेंट करेगा तो मॉर्गेजी वापस उसकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर को लौटा देगा। बहुत आसान सा है, बचपन का खेल है और कुछ नहीं है ना। आजकल एक जो सॉन्ग है वो बड़ा ट्रेंड हो रहा है, बचपन का प्यार, लेकिन बचपन का प्यार नहीं, यहाँ पर बचपन का खेल है, ठीक है। तो बचपन का जो खेल है वो क्या हुआ करता था, हम एक चीज अपने फ्रेंड को दिया करते थे, बदले में उससे कुछ लिया करते थे और उसको कहते थे जब तू मेरा सामान लौटाएगा तभी मैं तेरा सामान लौटाऊंगा, ऐसे सामान नहीं लौटाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर सिंपल 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 प्रोसेस है एज इट इज। तो इसको हम इंग्लिश मॉर्गेज बोलेंगे। एक बार देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। इंग्लिश मॉर्गेज इज कंसीडर्ड द सेफेस्ट काइंड ऑफ मॉर्गेज। Under this mortgage, the ownership in property is transferred by mortgagor to mortgagee to be retransferred in future on repayment of loan or debt. It means under English mortgage, mortgagee acquire ownership at the time of mortgage only. English mortgage is practically not in use. देखो पढ़ा रहे हैं लेकिन बता रहे हैं practically use में नहीं है। Due to क्यों नहीं है भाई, practically use में क्यों नहीं है? कितना अच्छा ऑप्शन तो है, बचपन की तरह हमारा बहुत फैमिलियर और बहुत ही जाना पहचाना सा ये प्रोसेस लग रहा है। तो ये प्रोसेस क्यों प्रैक्टिकली नहीं है? देखो हर एक चीज का ना एक समय होता है, बचपन का खेल एक अलग बात थी, लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो यहाँ पर थोड़े प्रोसेस भी चेंज हो जाते हैं और ये लीगल चीजें हैं। तो लीगल चीजों के अंदर में आपको पता है जब भी हम किसी को ओनरशिप का राइट ट्रांसफर करते हैं, उसको ओनरशिप का राइट देते हैं, तो वहां पर स्टैंप ड्यूटी लगती है। अब बताओ यहाँ पर दो बार ट्रांसफर हो रहा है, एक बार मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को ट्रांसफर की प्रॉपर्टी, एक बार मॉर्गेजी ने वापस जब रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया तो दोबारा से मॉर्गेजर को ट्रांसफर की प्रॉपर्टी। तो दोनों केस में 2 बार स्टैंप ड्यूटी लग रही है। ट्रांसफर 2 बार हो रहा है ना, तो जब जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तब तब स्टैंप ड्यूटी लगती है, ठीक है, इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर 2 बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, एक बार मॉर्गेजी ओनर बन रहा है, एक बार मॉर्गेजर के पास दोबारा से वो प्रॉपर्टी जा रही है, रीट्रांसफर हो रहा है रीपेमेंट ऑफ लोन कंप्लीट होने पे। तो 2 बार स्टैंप ड्यूटी को अवॉइड करने के चक्कर में इंग्लिश मॉर्गेज का जो कंसेप्ट है वो प्रैक्टिकली यूज में नहीं है। एक बार आप देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर। मिस्टर एक्स ने, स्क्रीन पर देखेंगे आप, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को इंग्लिश मॉर्गेज की अपनी प्रॉपर्टी। इस केस में मॉर्गेज डीड बनती है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, रीट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑन रीपेमेंट। जिस दिन मॉर्गेजर रीपेमेंट कर देगा लोन का, उसी दिन मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी को रीट्रांसफर कर देगा मॉर्गेजर को, राइट। मॉर्गेजी इज ओनर एट द टाइम ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेजी ओनर माना जाता है जिस समय प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है, जितने समय के लिए उतने समय के लिए वो ओनर माना जाएगा। प्रैक्टिकली अवॉइड करते हैं क्योंकि स्टैंप ड्यूटी जो है वो टू बी पेड वंस, ठीक है। ओके, सो ये आपका थर्ड मॉर्गेज था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मॉर्गेज पे, दैट इज यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज क्या है? यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज एक ऐसा मॉर्गेज है जिसके अंदर में पोजेशन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है मॉर्गेजी को। मतलब जो पर्सन प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा है वो पर्सन दूसरे पर्सन को गिरवी रख रहा है प्रॉपर्टी, मॉर्गेजर मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा है, तो वो पोजेशन ट्रांसफर करेगा, यानी राइट टू यूज देगा। मैं अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख रही हूँ, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख रही हूँ, मॉर्गेज कर रही हूँ, तो मैं आपको पोजेशन का राइट दूंगी, मैं आपको राइट टू यूज दूंगी उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो अंडर यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू मॉर्गेजी एंड मॉर्गेजी कैन यूज सच प्रॉपर्टी। भाई आप उसको यूज करने का राइट दे रहे हो तो मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, बहुत सीधी सी बात है ना। एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी,
उस प्रॉपर्टी से जो अमाउंट रिसीव होगा, मॉर्टगेजी जो अमाउंट रिसीव करेगा, shall be deducted from ultimate liability of mortgager। ओह मैडम क्या बता दिया, मतलब दिमाग घूम गया हमारा। परेशान मत हो आप लोग, मैं हूं ना आपको सिंप्लीफाई वे में क्लियर करने के लिए। देखो ना, यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज क्या, बहुत आसानी से समझते हैं। मैंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज कर दी है। मैं कौन हूं? मॉर्गेजर, आप हैं मॉर्गेजी। इस केस में मैं आपको राइट टू यूज दे रही हूं, मतलब पोजेशन आपको दे रही हूं उस प्रॉपर्टी का। अब जब मैंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपको पोजेशन दे दिया है, आप उसको यूज कर रहे हैं, दैट मींस जितने समय के लिए वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, लेट्स से 1 साल के लिए अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज है फॉर 1 ईयर, तो 1 ईयर के लिए आप उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आ रही होगी, इनकम मतलब रेंटल इनकम है ना, रेंट आ रहा होगा, किराया आ रहा होगा। मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी से किराया आपको आ रहा है, आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं और आपके पास वो प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, मैंने आपको राइट टू यूज दिया है ना, तो अब अगले 1 साल आप मेरी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप नेक्स्ट 1 ईयर तक यूज करेंगे। आप जब मेरी प्रॉपर्टी को नेक्स्ट 1 ईयर तक यूज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 1 ईयर तक आप मेरी प्रॉपर्टी से आने वाली जो रेंटल इनकम होगी ना, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस दिन मैं आपका लोन रीपे करूंगी ना, तो जितना आपने किराया बैठे बिठाए खा लिया होगा, आपने जितना किराया यूज कर लिया होगा बैठे बिठाए, वो सारा किराया मैं माइनस कर दूंगी अपनी लोन की लाइबिलिटी के अमाउंट से। मैडम क्या कहा आपने, एक बार दोबारा समझाओ। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाऊं। मैंने आपको अपनी एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज की, मैं मॉर्गेजर हूं, आप मॉर्गेजी हैं। मैंने आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी का राइट टू यूज दे दिया। आप मेरी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो साथ साथ में आप मेरी प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम आ रही है ना, आप उसको भी यूज कर रहे हैं। अगले 1 साल जब तक मेरी प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी पड़ी हुई है, तब तक आप उस प्रॉपर्टी का रेंट जो है उसको यूज कर रहे हैं। तो भाई प्रॉपर्टी तो मेरी है ना, मैंने आपको यूज करने का राइट दिया है। जिस दिन मैं आपका लोन रीपे करूंगी, तो लोन का जो अमाउंट है, मान लीजिए 10 लाख रुपए लोन का अमाउंट है, 10 लाख में से मैं माइनस कर दूंगी उतना अमाउंट जो आपने मेरे प्रॉपर्टी के रेंट से रिसीव कर लिया होगा। लेट्स से आपने 1 साल में 2 लाख रुपए मेरी प्रॉपर्टी के रेंट से रिसीव कर लिए, तो वो 2 लाख रुपए मैं माइनस कर दूंगी अपने 10 लाख में से। मैं आपको टोटल 8 लाख रुपीस दूंगी, 8 लाख रुपए बस आपको दूंगी, क्योंकि 2 लाख तो आप ऑलरेडी मेरी प्रॉपर्टी से ले चुके हैं रेंटल इनकम के नाम पे, ठीक है, तो वो मेरी लायबिलिटी में से माइनस हो जाएगा। तो लॉ ने ऐसे लोगों का भी ध्यान रखा है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। आप एक बार स्क्रीन पर देखेंगे, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज किया और लोन लिया 10 लाख रुपए का, जो मैं आपको अभी एग्जांपल बता रही थी। लोन लिया 10 लाख रुपए का और उस लोन पे 1 साल में इंटरेस्ट जो देना है उसको वो 1 लाख रुपए का देना है, मतलब 10 लाख प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जो है वो 1 लाख रुपए, 10 लाख मूल और ब्याज कितना है 1 लाख रुपए, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से ले लिया और अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी अंडर यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। अब मिस्टर वाई जो है वो क्या कर रहा है, मिस्टर वाई रेंट रिसीव कर रहा है, मिस्टर वाई रेंट रिसीव कर रहा है, 2 लाख रुपए का रेंट उसको रिसीव होगा अगले 1 साल में। वो 2 लाख रुपए का जो रेंट है, या तो वो मुझे वापस कर दे, अगर वो मुझे वापस नहीं कर रहा, उसको यूज कर रहा है, तो फिर मैं जिस दिन 10 लाख रुपए लौटाऊंगी, उस 10 लाख में से सीधा सीधा मैं 2 लाख रुपए माइनस कर दूंगी। हाँ, 10 लाख के साथ साथ मुझे इंटरेस्ट की इनकम भी तो देनी है, तो मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी है, 10 लाख प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 1 लाख इंटरेस्ट, तो मेरी टोटल लायबिलिटी है 11 लाख। 11 लाख में से मैं 2 लाख रुपए रेंट का जो रिसीव किया था, किसने, मॉर्गेजी ने, मिस्टर वाई ने, उसका 2 लाख रुपए जो प्रॉपर्टी का 2 लाख रुपए उसने यूज करते वक्त प्रॉपर्टी से रिसीव कर लिया रेंटल इनकम के रूप में,
वो 2 लाख रुपए मैं अपनी अल्टीमेट लाइबिलिटी में से माइनस कर दूंगी और मैं उसको अब सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा दूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ अब 9 लाख दूंगी। 2 लाख माइनस कर दी, 11 लाख की मेरी लाइबिलिटी थी, माइनस कर लिया 2 लाख, जो रेंट की इनकम वो ऑलरेडी ले चुका है, अब मैं उसको 9 लाख रुपए पे करूंगी। तो मिस्टर एक्स ने भी मिस्टर वाई को ऐसा ही किया, 10 लाख का लोन लिया था, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना था, टोटल 11 लाख हो गया। 2 लाख रुपए जो वाई है वो पहले से खा चुका है रेंटल इनकम के नाम पर, तो अब 2 लाख रुपए जो है वो आप अपनी अल्टीमेट लायबिलिटी यानी मिस्टर एक्स जो है वो अपनी अल्टीमेट लायबिलिटी से माइनस कर देगा और बैलेंस बचा पेमेंट जो है वो पे कर देगा वाई को। ये था यूसुफ्रैक्टरी मॉर्गेज। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे एक बार स्क्रीन पर। मॉर्गेज डीड बनती है भाई, पोजेशन ट्रांसफर होता है, मॉर्गेजी जो है वो यूज कर सकता है प्रॉपर्टी को, और लायबल होता है रिसीवेबल्स, रिसीवेबल मतलब जो रेंटल इनकम जो रिसीव हो रही है प्रॉपर्टी से, फ्रॉम यूज लायबल होता है रिसीवेबल्स के लिए जिससे वो यूज कर रहा है, और बैलेंस जो है वो टू बी पेड बाय मॉर्गेजी। ठीक है, तो बैलेंस जो है वो पेड करता है मॉर्गेजर, बैलेंस टू बी पेड बाय मॉर्गेजर, सॉरी मॉर्गेजी मैंने गलती से बोल दिया था, बैलेंस टू बी पेड बाय मॉर्गेजर। तो मॉर्गेजर जो बैलेंस अमाउंट बचा होता है वो मॉर्गेजर पे कर देता है मॉर्गेजी को। इस एग्जांपल में 9 लाख रुपए बैलेंस अमाउंट था, वो मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को पे कर दिया था, यानी कि एक्स ने वाई को 9 लाख रुपए की इनकम पे कर दी थी रीपेमेंट ऑफ लोन के रूप में। ठीक है, ओके, सो ये आपका था यूसुफ्रैक्टरी मॉर्गेज। अब नेक्स्ट आपका है मॉर्गेज बाय टाइटल डीड। मॉर्गेज बाय टाइटल डीड, टाइटल डीड से मतलब समझ आ रहा है कि यहाँ पर ओनरशिप का कुछ ना कुछ चक्कर है। टाइटल डीड वाले मॉर्गेज को एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है इक्विटेबल मॉर्गेज। इसका नाम है इक्विटेबल मॉर्गेज। देखिए, इक्विटेबल मॉर्गेज इज अ काइंड ऑफ मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज एक ऐसे तरीके का मॉर्गेज है जो प्रैक्टिकल सिनेरियो में यूज किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर में वैसे यूजुअली यही वाला यूज करते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज, by most of the bank and financial institution। भाई financial institution, मैडम बैंक और financial institution आप अलग अलग क्यों बोल रहे हो? उसका लॉजिक है, बैंक और financial institution ये शब्द जो है वो आपको सिमिलर लगेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस जो इनके अंदर में है वो होता है। बैंक तो है ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो फाइनेंस करता है, लेकिन कुछ ऐसी नॉन बैंकिंग सेक्टर्स भी हैं जो फाइनेंस करते हैं, जैसे कि मुथूट फाइनेंस का नाम आपने सुना होगा, है ना, मुथूट फाइनेंस का, बजाज फाइनेंस का, और बजाज कैपिटल का, कैपिटल फर्स्ट का, ऐसे कुछ कुछ नाम हैं जो बैंक नहीं है लेकिन ऑल्दो ये लोग फाइनेंस करते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी कार, बाइक्स, ये सब चीजें फाइनेंस करवाते हैं ना, तो घर फाइनेंस करवाते हैं, तो ये फाइनेंस करते हैं, ऑल्दो ये बैंक नहीं है फिर भी ये लोग फाइनेंस करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बैंक तो आपको पता ही है वैसे ही लोन वगैरह देता ही है ना, बैंक तो बैंकिंग सेक्टर तो हम जानते हैं कितने सारे बैंक हैं, हमारा एसबीआई है ना, हमारा, और ये एसबीआई के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा है, बहुत सारे बैंक्स हमारे पास में। ठीक है, ओके, हम अपने एग्जांपल पे आते हैं, हम अपना टॉपिक पे आते हैं। इक्विटेबल मॉर्गेज is a kind of mortgage which is used in practical scenario by most of the banks and financial institution under equitable mortgage। Under equitable mortgage, title deed are delivered to mortgagee। देखो मैंने कहा था ना टाइटल डीड का यहाँ कुछ ना कुछ आएगा। टाइटल डीड जो है वो डिलीवर की जाती है मॉर्गेजी को। अब यहाँ पर मॉर्गेजी कौन होगा, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इसी केस में ही ये वाला जो मॉर्गेज है वो ज्यादा एक्सरसाइज होता है, ज्यादा यूज में होता है। तो जो टाइटल डीड है यानी ओनरशिप का जो डॉक्यूमेंट है, मालिकाना अधिकार का जो डॉक्यूमेंट है, वो डिलीवर किया जाता है मॉर्गेजी को। एंड मॉर्गेजी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर हिज मनी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। मॉर्गेजी यानी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एंटाइटल होते हैं अपने मनी को रिकवर करने के लिए डिफॉल्ट के केस में मॉर्गेजर से, इवन विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। यहाँ कोर्ट की परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सरप्लस और डेफिसिट इफ एनी शेल बी क्लेम्ड बाय ईदर पार्टी। सरप्लस और डेफिसिट जो है वो कोई भी पार्टी क्लेम कर सकती है। मैडम ये तो हमें लग रहा है कुछ कुछ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल जैसा लग रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि वहां पर कोई भी पार्टी क्लेम नहीं कर सकती है, जबकि यहाँ पर सरप्लस और डेफिसिट अमाउंट के लिए क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पर सरप्लस और डेफिसिट अमाउंट के लिए क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, एक बार देखेंगे बोर्ड पर, आप स्क्रीन पर देखेंगे
मिस्टर एक्स ने बैंकर को मॉर्गेज किया टाइटल डीड के थ्रू, तो यहाँ पर मॉर्गेज डीड बनेगी, डिलीवरी होगी टाइटल डीड की, पोजेशन होगा मॉर्गेज, पोजेशन विद मॉर्गेजर, मॉर्गेजर के पास पोजेशन होगा लेकिन टाइटल डीड किसके पास चली जाएगी, मॉर्गेजी के पास चली जाएगी। मतलब आप यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी को, लेकिन मालिकाना अधिकार जो है वो आपको किसको देना पड़ता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी मॉर्गेजी को। सेल जो है वो मॉर्गेजी कर सकता है यानी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिफॉल्ट के केस में बिना कोर्ट की परमिशन के, कोर्ट की परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि टाइटल डीड है, मालिकाना अधिकार है, तो कोर्ट की परमिशन के बिना बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि मॉर्गेजी प्रॉपर्टी को डिफॉल्ट के केस में सेल कर सकते हैं, और सरप्लस और डेफिसिट अमाउंट जो होगा वो कोई भी पार्टी क्लेम कर सकती है। सरप्लस और डेफिसिट अमाउंट इफ एनी शैल बी क्लेम्ड बाय ईदर पार्टी। जाने तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब नेक्स्ट है एनामोलस मॉर्गेज। नेक्स्ट है एनामोलस मॉर्गेज। एनामोलस मॉर्गेज क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। एनामोलस मॉर्गेज को हम हाइब्रिड मॉर्गेज के नाम से भी जानते हैं। एनामोलस मॉर्गेज को हम हाइब्रिड मॉर्गेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टाइटल डीड वाले को हम इक्विटेबल मॉर्गेज के नाम से जानते हैं जिसमें बैंक का रोल होता है, और एनामोलस को हम हाइब्रिड मॉर्गेज के नाम से जानते हैं जो दो या दो से टू और मोर काइंड्स ऑफ मॉर्गेज का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम एनामोलस मॉर्गेज बोलते हैं। इसमें क्या है देखिए, आप स्क्रीन पर देखेंगे एक बार। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की 10 लाख रुपए के लोन के लिए। मिस्टर वाई ने इंटरेस्ट बता करके 1 साल के लिए ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स की अपने पास गिरवी रख ली है। मिस्टर वाई ने अपने पास प्रॉपर्टी गिरवी रखी और बदले में पैसा दे दिया 1 साल के लिए इंटरेस्ट पर एनम बता करके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट में मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई की तरफ एरो जा रहा होगा, फर्स्ट पॉइंट मार्क होगा, वहां लिखा होगा प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन ऑफ ₹10 लाख, और मिस्टर वाई से सेकंड पॉइंट का जो एरो है मिस्टर वाई से मिस्टर एक्स की तरफ जा रहा होगा जहां लिखा होगा इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पर एनम। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है, मिस्टर वाई जो है, मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को रेंट पर वो प्रॉपर्टी दे दी 2 लाख रुपए में। मिस्टर वाई जो है, मिस्टर वाई ने क्या किया, उसके पास प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, गिरवी रखी होने के साथ साथ उसने क्या किया, मिस्टर जेड को किराएदार बना लिया और 2 लाख रुपए में उसको प्रॉपर्टी का यूज करने का राइट दे दिया। रेंट लेगा 2 लाख रुपए और उसको प्रॉपर्टी को रेंट पे उसने दे दिया, ठीक है। तो मिस्टर जेड जो है वो 2 लाख रुपए की रेंटल इनकम मिस्टर वाई को देगा। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, मिस्टर जेड जो है वो रेंटल इनकम पे करेगा मिस्टर वाई को, क्योंकि अभी फिलहाल जो प्रॉपर्टी का कंट्रोल है वो किसके पास है, वाई के पास, क्योंकि गिरवी रखी है प्रॉपर्टी वाई के पास, है ना। अब पे कर दिया है मिस्टर जेड ने। जब मिस्टर जेड ने पे किया तो इस केस में अब इसके बाद क्या होगा कि इतने समय के अंदर में अब जो लोन की रीपेमेंट का समय था वो पूरा हो गया, तो मिस्टर एक्स जो है वो क्या करेगा, मिस्टर वाई को पेमेंट करेगा। मिस्टर वाई को जब वो पेमेंट करेगा तो 10 लाख में से 2 लाख रुपए की जो रेंटल इनकम होगी उसको वो माइनस कर देगा, उसको वो माइनस कर देगा, और माइनस करने के बाद जो इंटरेस्ट का पैसा होगा वो जोड़ लेगा। मतलब वही हमारा प्रीवियस वाला जो एग्जांपल हमने लिया था ना अभी थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, कौन सा मॉर्गेज था वो, यूसुफ रेक्सी मॉर्गेज। यूसुफ रेक्सी मॉर्गेज में भी आपका सेम केस था कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर लो, और जो इनकम आपकी प्रॉपर्टी को यूज करने से उसने रिसीव किया है मॉर्गेजी ने वो टोटल लायबिलिटी से माइनस कर, मतलब 10 लाख रुपए जो लोन का अमाउंट है प्लस 1 लाख रुपए, 10 लाख लोन का अमाउंट प्लस 1 लाख रुपए इंटरेस्ट की इनकम, इंटरेस्ट का अमाउंट, तो ये टोटल लायबिलिटी किसकी है, ये टोटल लायबिलिटी है मिस्टर एक्स की जो मिस्टर वाई को देगा। मिस्टर वाई तो ऑलरेडी 2 लाख रुपए की रेंटल इनकम लेके बैठा है आपकी प्रॉपर्टी से, तो मिस्टर वाई ने जो 2 लाख रुपए की इनकम रेंट के रूप में रिसीव की है वो टोटल लायबिलिटी से माइनस कर दो, यानी 11 लाख में से 2 लाख माइनस करो तो कितना बचा, 9 लाख। तो मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर वाई को 9 लाख की पेमेंट करेगा। अगर उसने 9 लाख की पेमेंट में डिफॉल्ट किया तो मिस्टर वाई जो है वो ओनर मान लिया जाएगा, और ओनर होने के साथ साथ जो सरप्लस अमाउंट होगा और डेफिसिट अमाउंट होगा उसके लिए वो क्लेम नहीं कर पाएगा। मिस्टर वाई ओनर डीम्ड टू बी ओनर मान लिया जाएगा, और इस केस में अगर वो प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी को सेल करता है और प्रॉपर्टी कम अमाउंट में बिकती है, मतलब 9 लाख से कम में बिकती है, तो डेफिसिट आएगा। डेफिसिट के लिए क्लेम नहीं कर सकता। और अगर वो 9 लाख, अगर वो प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी हुई है वो प्रॉपर्टी अगर 15 लाख में बिकती है तो सरप्लस अमाउंट के लिए मॉर्टगेजर क्लेम नहीं कर सकता। बात समझ आई? तो ये 2 या 2 से ज्यादा कॉम्बिनेशन का मॉर्टगेज होता है, तो इसको हम बोलते हैं एनामोलस या फिर हाइब्रिड मॉर्टगेज। ठीक है ना? तो आपको पता है कि यूसुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज के अंदर में कुछ जो इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल अमाउंट की बातें थी, इसके अलावा रेंटल इनकम को माइनस करने की बात थी। तो ये यूसुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज भी था प्लस मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल भी था। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल का कौन सा पॉइंट यहाँ ऐड था? मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल का एक पॉइंट ऐड था यहाँ पर, जिसमें ओनर अगर बन जाता है मॉर्टगेजी तो वो सरप्लस और डेफिसिट अमाउंट के लिए कोई भी पार्टी क्लेम नहीं करती है उसमें। और यहाँ रेंटल इनकम माइनस करने की जो बात थी वो यूसुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज में थी। तो ये 2 मॉर्टगेज का कॉम्बिनेशन है जो एग्जांपल हमने देखा। कौन कौन सा मॉर्टगेज? यूसुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज प्लस मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। तो ये 2 तरीके के मॉर्टगेज यहाँ पर मिक्स्ड। सो ये था आपकी आज की क्लास का लेक्चर। होपफुली आप लोगों को मॉर्टगेज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वे में विद एग्जांपल आप लोगों को क्लियर करवाया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस जो भी चैनल पर अपलोड होंगे वो बहुत जल्द रिसीव हो जाएंगे और आप लोग इससे पूरा बेनिफिट ले सकते हैं इस कोविड के पेंडेमिक के टाइम में। ठीक है? आप अपनी स्टडीज को बहुत ही कन्वीनियंटली कर सकते हैं, बहुत कंफर्टेबली आप स्टडी कर सकते हैं। जो लोग प्रॉपरली कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी फेज वाइज कॉलेज और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ओपन हो रही हैं, ऑल्टरनेट डेज में जाना हो पा रहा है, तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पहले की तरह स्टडीज नहीं हो पा रही है। तो इस कोविड के पेंडेमिक के समय में आप ऑनलाइन क्लासेस से ये बेनिफिट ले सकते हैं कि आप इन लेक्चर्स को अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं और अपनी जो स्टडीज हैं, अपनी पढ़ाई है, उनको प्रॉपर तरीके से जारी रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।